तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 था जो कल हुआ संडे को। उसी के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, क्या गलत है, कौन सा सही क्वेश्चन आंसर है ना। जिसके गलत हुए हो वो टिक कर लें, अपना सही याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि जब हम स्टूक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब हम छोड़ते हैं अगेंस्ट द गोफ उसकी विड्थ क्या होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। बेसिकली आप क्या करते हो, आपने आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, पैनल रहता है, उसमें आप जो है तो पिलर्स का एक्सट्रैक्शन करते हो। तो जब आप पिलर्स का एक्सट्रैक्शन करते हो तो मान लीजिए एक पिलर है, ठीक है। अब इस पिलर में बीच में आपने क्या किया, सबसे पहले स्प्लिटिंग किया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, स्लाइस कट कर रहे हो इस तरीके से। तो ये आपने यहां से पहले एक्सट्रैक्ट किया, 2 टुकड़े किए, स्प्लिट किया, फिर उसके बाद आप ये स्लाइस कट कर रहे हो, फिर एक और स्लाइस रन किया, ठीक है। तो ये जो आप छोड़ रहे हो, मतलब छोटा छोटा स्टूक छोड़ रहे हो, पिलर्स छोड़ रहे हो, तो ये जो स्टूक छोड़ रहे हो, रिब बोलते हैं इनको। तो इनमें अपन का जो रिब होता है, ये जो अपन छोटा छोटा पिलर्स छोड़ रहे हैं, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाले ये पिलर्स जो छोड़ रहे हैं, ये डॉटेड पॉइंट से, इन रिब्स की थिकनेस पूछ रहा है। तो इसकी जो थिकनेस होती है, जो गोफ के साइड होती है, जो गोफ, अगर मान लीजिए इधर गोफ है तो इधर साइड वाली जो होती है उसकी थिकनेस कितनी रहती है, 2 मीटर रहती है, ठीक है। बाकी की 1.5 मीटर, 1-1 मीटर के आसपास रहती है। बाकी इसकी हम जो है तो 2 मीटर की इसकी थिकनेस हम रखते हैं। तो करेक्ट आंसर है 2 मीटर। डिप्लरिंग कांट बी डन विदाउट द परमिशन ऑफ, डिप्लरिंग किसकी परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, या फिर दोनों के परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता, या किसी की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली जो रेगुलेशन में दिया है कि हमें डिप्लेयरिंग करने के पहले रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना चाहिए, रेगुलेशन नंबर 111 वही था। 112, रेगुलेशन नंबर 112 में आपका दिया हुआ है कि डिप्लरिंग जो है तो बिना रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के नहीं करना है, एप्लीकेशन देना पड़ता है रीजनल इंस्पेक्टर को डिप्लरिंग करने के पहले। In storing mines, the owner, agent or manager shall submit the quantity of coal raised and the quantity of sand stored in every district before dash day of every month। अब देखिए सीधे सीधे बोलता है कि जिस माइंस में भी स्टोरिंग किया जा रहा है, स्टोरिंग मेथड से अपन जो है तो माइनिंग कर रहे हैं, तो उस माइंस में आपका जब भी स्टोरिंग मेथड से करते हैं तो जो ओनर, एजेंट और मैनेजर रहते हैं वो वहां के रीजनल इंस्पेक्टर को जो है तो एक स्टेटमेंट देते हैं। ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमने कितना क्वांटिटी कोयला उठाया, ठीक है, पहली चीज। एंड कितना क्वांटिटी में हमने सैंड यूज किया, सैंड स्टोर्ड, ठीक है, कितना क्वांटिटी में सैंड हमने यूज किया। ये जो है तो ये डाटा देते हैं। तो ये डाटा कब देना है, अगर ये मेथड यूज हो रहा है किसी माइंस में, तो ये डाटा जो है तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर कब देंगे। तो 5वें दिन, हर महीने के 5वें दिन, 5वीं तारीख को, या फिर हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को, या उसके पहले। तो हर महीने 10 की 10 तारीख या उसके पहले, ये भी आपका रेगुलेशन नंबर 112 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नो केविंग इज परमिटेड वेयर थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज लेस देन। जहां पे हार्ड कवर की थिकनेस इतने मीटर से कम होती है तो वहां पे अपन को केविंग नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। 8.5 मीटर, 7.5 मीटर, 9.5 मीटर, या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द सॉरी 7.5 मीटर जो है तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 7.5 मीटर से कम थिकनेस में अपन केविंग नहीं करवाते हैं क्योंकि वो सरफेस पे इफेक्ट होता है, ठीक है।
नो डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल कैन बी डन बाय अ सिस्टम अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ। देखिए, बोर्ड एंड पिलर मेथड के अलावा अगर आप कोई मेथड ऑफ वर्क करना चाह रहे हो, कोई अदर मेथड से माइनिंग करना चाह रहे हो अंडरग्राउंड माइंस में, तो उस केस में आपको जो है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? रीजनल इंस्पेक्टर से, चीफ इंस्पेक्टर से, या दोनों से, या किसी से नहीं? ऐसे ही कर लो अपने मन का, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो बेल्ट कन्वेयर शैल बी यूज्ड इन द माइन बिलो ग्राउंड विदाउट द परमिशन इन राइटिंग ऑफ। बिलो ग्राउंड माइंस में बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल आप किसी आपको बिलो ग्राउंड माइंस में अगर बेल्ट कन्वेयर का करना है, इस्तेमाल करना है बेल्ट कन्वेयर का बिलो ग्राउंड माइंस में, तो उसके लिए आपको किससे राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी? रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, दोनों से, या किसी से भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, चीफ इंस्पेक्टर से भी लेनी पड़ती है यार। अच्छा मैम, बिलो ग्राउंड में बस मैन बेल्ट है ना? हाँ ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेके आप यूज कर सकते हो। Which two regulations will not prevent from driving of any gallery through any pillar or for haulage, ventilation, drainage or any other purpose under regulation 114? देखिए, अब बोलता है कि आपका कोई पिलर है, आपने डेवलपमेंट किया, पिलर्स बनाए, है ना? डेवलपमेंट के टाइम पे अब आप भाई, आप सिंपल सी बात है, पिलर्स बना रहे हो तो किस लिए बना रहे हो? सपोर्ट करने के लिए स्ट्राटा को। स्ट्राटा को सपोर्ट करने के लिए अगर पिलर्स बना रहे हो तो उस पिलर को अपन कट तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट को हटाना मतलब बड़ी बात होती है। तो आपके दो रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनमें कि सीधे सीधे बोला है कि भाई पिलर्स में मतलब हमें ये डायमेंशन होना चाहिए पिलर का, ये पिलर हमें बनाना ही बनाना है, इतना साइज का पिलर हमारा होना ही होना चाहिए। मतलब पिलर को कंपलसरी बना रहा है, वहां पे पिलर्स होने ही होने चाहिए। अगर आपको जो है तो डिप्लरिंग करना है तो उसके लिए रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीजें यहाँ पे बोलता है ना? अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को इस पिलर में को काटना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे हॉलेज या फिर वेंटिलेशन या फिर अपना ड्रेनेज का काम करना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है कि ये गैलरी आपको पिलर्स के थ्रू ड्राइव करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है तो आप कौन सा ऐसा रेगुलेशन है जो आपको यह करने से रोक नहीं सकता है? क्योंकि वहां पर रेगुलेशन नंबर 114 लागू हो जाता है। तो 114 रेगुलेशन जो है तो कौन से दो रेगुलेशंस को जो है तो इनवैलिड ठहरा देता है अगर आपको कहीं पर गैलरी ड्राइव करनी है किसी पिलर से? तो रेगुलेशन नंबर 111 एंड रेगुलेशन नंबर 112 को ये जो है तो इनवैलिड ठहरा देता है वहां पर। ठीक है। If manager is of the opinion of driving of gallery through any pillar for haulage, ventilation, drainage or any other purpose necessary for proper working of the mine, shall give notice to the। अब देखिए यहाँ पे अब वही चीज है जो ऊपर हमने पढ़ा। रेगुलेशन नंबर 114 क्या है? आपका सेविंग है। ठीक है। अब सेविंग के केस में जो है तो आपको परमिशन लेना होता है ना? कि भाई अब मेरे को ऐसा ऐसा काम करना है, मुझे हॉलेज, वेंटिलेशन या ड्रेनेज पर के लिए मुझे जरूरी है इस पिलर में से गैलरी ड्राइव करना। तो उस केस में वो परमिशन किससे लेगा? किसी से तो परमिशन उसको जो है तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस में वो परमिशन मतलब नोटिस नोटिस भेजता है। तो किसको भेजता है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, दोनों को, या किसी को नहीं? तो नोटिस भेजता है रीजनल इंस्पेक्टर को। कितने दिन पहले नोटिस भेजता है? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, कम से कम 14 दिन पहले। अगर रीजनल इंस्पेक्टर को, if the regional inspector finds that the provisions of regulation 105, 106, 111, 112, 115 or of any order issued under any of these regulations have not been complied, can give a writing written notice to take such protective measures under which regulation। अब देखिए, हमारे ये जो सारे रेगुलेशंस हैं, इन सभी रेगुलेशंस में जो है तो
कुछ ना कुछ नियम बताएं कि हाँ इन नियमों के अनुसार जो है तो आपको माइंस में काम करना है। अब मान लीजिए कि आपके माइंस में उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इन रेगुलेशंस में जो बात कही गई उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको रीजनल इंस्पेक्टर जो है तो रिटर्न में एक नोटिस दे सकता है उस माइंस को कि यार आप एक काम करो, आप इन रेगुलेशंस के हिसाब से ये प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लो, उसके बाद ही आप काम करोगे। तो आखिर यह पावर जो है तो रीजनल इंस्पेक्टर को कौन सा कौन सा रेगुलेशन देता है? बेसिकली हम पावर बात कर रहे हैं, पावर की, मतलब कि सोचो इतना पावरफुल हो रहा है रीजनल इंस्पेक्टर, तो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। और पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर आपका किस रेगुलेशन में दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 116 में दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर। Whose duty is to examine the winding equipments? वाइंडिंग उपकरणों की जांच किसका कर्तव्य है? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर। तो इसका आंसर होगा इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, वाइंडिंग इक्विपमेंट्स का एग्जामिन करने की जिम्मेदारी जो है तो इंजीनियर की होती है। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस डिसेंडिंग केज को लैंडिंग करने, स्पीड बॉटम में लैंडिंग करते समय जो है तो उसकी स्पीड को इससे ज्यादा नहीं होने देते। ठीक है, इसकी स्पीड को इससे ज्यादा नहीं होते, तो कितने से ज्यादा नहीं होने देते स्पीड को? 1.2 मीटर पर सेकंड, या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड, या फिर 2 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड नहीं होती। मतलब कि जब केज ऊपर से नीचे आता है पिट बॉटम की तरफ, तो जब लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे केज पहुंचने वाला होता है तो उसकी स्पीड जो है तो 1.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स आर देयर इन हॉलेज रोडवे? हॉलेज रोडवे में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स लगे होते हैं? तो वैसे तो इसमें स्टॉप ब्लॉक होता है, रनअवे स्विच होता है, बैक स्टे होता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे सेफ्टी फीचर जो यहाँ दिए हुए ऑप्शन में वो सबके सब होते हैं। गोफ एरिया में कॉग सपोर्ट शैल बी अरेंज इन? गोफ एरिया में जो कॉग सपोर्ट हम देते हैं वो किस प्रकार से देना है? वन अबाउ दी अदर, स्किन टू स्किन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्किन टू स्किन। आपका गोफ एरिया में जो है तो सब कॉग सपोर्ट देते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वर्किंग फेसेस प्रॉप्स शैल बी सेट एट अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ? वर्किंग फेस में आपका प्रॉप सेट करते हो? आज हमारा प्रॉप का लेक्चर भी है ना? आज इंटरेस्टिंग लेक्चर है, देखिएगा ईएमटी का। तो वर्किंग फेसेस में जो प्रॉप्स हम सेट करते हैं तो प्रॉप के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितने इंटरवल्स में होना चाहिए? 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 1.8 मीटर, या फिर 2 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 मीटर की दूरी पर आपको प्रॉप सेट करने हैं। हर 1.5 मीटर की दूरी पर आपको प्रॉप सेट करने हैं वर्किंग फेसेस में। वर्किंग फेसेस में हर 1.5 मीटर की दूरी पर प्रॉप सेट करने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट? रूफ बोल्ट की मिनिमम लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 2 मीटर, या फिर 1 मीटर? रूफ बोल्ट की मिनिमम लंबाई कितनी होती है आपकी? जो है तो 1.5 मीटर होती है। ठीक है, कम से कम 1.5 मीटर लंबा जो है तो रूफ बोल्ट होना चाहिए। रूफ बोल्ट आपका जो है तो, चलो ठीक है, एज पर पॉल कमिटी रिपोर्ट सपोर्ट एट जंक्शन टू बी इंक्रीज्ड बाय? देखिए, पॉल कमिटी रिपोर्ट के हिसाब से जंक्शन में जो है तो सपोर्ट कितने परसेंट, मतलब नॉर्मल जो आप सपोर्ट करते हो गैलरी में उसका कितने परसेंट जो है तो जंक्शन में हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा? तो 25% एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ता है जंक्शन में हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी नॉट बेस्ड ऑन रूफ बोल्ट? इनमें से कौन सी थ्योरी जो है तो रूफ बोल्ट से रिलेटेड नहीं? अब देखिए, रूफ बोल्ट जो है तो अपन जब रूफ बोल्टिंग करते हैं तो 3 थ्योरी आती है।
उन थ्योरीज में एक थ्योरी में बोलता है कि जब अपन ने ये मान लीजिए आपका स्ट्राटा है, अब स्ट्राटा में इस प्रकार से मैंने क्या किया, रूफ बोल्टिंग कर दिया। तो ये जो मैंने रूफ बोल्टिंग किया है, इस रूफ बोल्टिंग में आपका क्या हो जाता है कि यार इस प्रकार से ये, तो देखिए अब ये इसने क्या किया, ये अलग अलग लेयर्स को बांध दिया रूफ बोल्टिंग ने। अब ये पूरा लेयर ना एक बीम की तरह काम करेगी, एक बीम की तरह काम करेगी। ये पूरी लेयर अब एक बीम की तरह काम करेगी और ये गिरेगी नहीं जल्दी से। तो ये हो गई बीम थ्योरी। ऐसे ही आती है आपकी कीस्टोन थ्योरी, ऐसे ही आता है आपका सस्पेंशन थ्योरी। ठीक है, सस्पेंशन थ्योरी आता है। लेकिन आर्क थ्योरी जैसा कुछ नहीं है। अब ये आप रॉक मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टोन कैसा होता है, सस्पेंशन कैसा होता है, बट अल्टीमेटली हम बीम बनाने की कोशिश करते हैं, रूफ को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से रूफ बोल्टिंग करते हैं। तो अलग अलग मेथड्स में, अब जैसे स्ट्राटा यहाँ पे ऐसा है तो बीम की तरह हो रहा है। कहीं पे आपका स्ट्राटा कैसा है, बड़ा ही क्रैक्स वाला स्ट्राटा है, बड़ा क्रैक वाला स्ट्राटा है, अलग अलग जगह से टूटा हुआ पत्थर है। तो उस केस में हम कैसे रूफ बोल्टिंग करते हैं, तो वो सब चीजें जो है तो आपको ध्यान में रखनी है, उसके बेसिस पे आपकी थ्योरीज बनती हैं। ठीक है, रूफ बोल्टिंग की। कॉग सपोर्ट शैल बी सेट एट, कॉग सपोर्ट जो है तो कहां पर किया जाता है, गो फेज में या फिर जंक्शन में या फिर गैलरी में या फिर गो फेज और जंक्शन दोनों जगह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गो फेज एंड जंक्शन दोनों जगह पर आपका जो है तो कॉग सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि बड़ा एरिया रहता है, जहां पे बड़ा एरिया, सिंपल सी बात अगर नहीं भी याद रहे तो जहां पर भी बड़ा एरिया होता है वहां पर आपका कॉग सपोर्ट किया जाता है। मतलब रूफ बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। द बोल्ट शुड टेक 3 टन लोड इन डैश मिनट। अब बोलता है कि जो रूफ बोल्टिंग करते हैं तो वो कितने मिनट में जो है तो 3 टन का लोड ले लेना चाहिए तो अच्छा माना जाएगा उसको। 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 20 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 मिनट्स में वो कम से कम 3 टन लोड जो है तो ले ले। आरएमआर का फुल फॉर्म, रॉक मास रेटिंग, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकरेज टेस्टिंग हाउ मेनी परसेंट ऑफ बोल्ट शुड बी टेस्टेड। एंकरेज टेस्टिंग में कितने परसेंट बोल्ट को अपन जो है तो टेस्टिंग करते हैं। तो जितने भी रूफ बोल्टिंग अपन करते हैं तो रैंडमली टोटल जितने भी रूफ बोल्ट्स अपन लगाते हैं उनमें से कितने परसेंट जो है तो बोल्ट्स को अपन को जो है तो टेस्ट करना चाहिए एंकरेज टेस्टिंग में। तो 10% रूफ बोल्ट्स को जो है तो हमें टेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, जिनमें से कि 9% अपन नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे और 1% में अपन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। मतलब उनको जब तक वो टूट ना जाएंगे तब तक उन डालेंगे हम। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंकरेज टेस्टिंग में 10% टोटल रहता है, 10% में से 9% में अपन उनकी जो लिमिट रहती है उतना ही अपन उन पे लोड डाल के टेस्टिंग करते हैं। लेकिन 1% में अपन जो है तो उनकी लिमिट से ज्यादा जो है तो लोड डाल के देखते हैं कि भाई उससे ज्यादा अगर लोड आया तो झेल पाएगा कि नहीं। ठीक है, जब तक टूट नहीं जाता तब तक कम देखते हैं। Dash shall ensure that bolts are installed as soon as the roof is exposed. बोलता है कि जैसे ही आपका रूफ एक्सपोज्ड होता है, मतलब कि वर्किंग फेस है, इमीडिएट रूफ जैसे ही मिलता है तो उसमें तुरंत रूफ बोल्टिंग करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, असिस्टेंट मैनेजर की, माइनिंग सरदार की, ओवरमैन की, या सभी की जिम्मेदारी है। कोई भी आके करवा दे तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ओवरमैन की है। सब आपस में लड़ाई झगड़ा ना करने चाहिए ना, है ना। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द टो ऑफ स्पॉइल बैंक फ्रॉम द माइन ओपनिंग। माइन ओपनिंग से स्पॉइल बैंक का जो टो है उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर। 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मतलब कि टो इन द सेंस कि आपका अपन का जो कहीं पर भी अगर स्पॉइल डंप बनाते हैं तो मान लीजिए ये मेरे माइंस का एंट्रेंस है, ये मेरी माइंस का एंट्रेंस है ना। अब यहाँ पे मेरा स्पॉइल बैंक मैंने बना के रखा हुआ है, मतलब डंप बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्पॉइल बैंक का टो है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है इसकी और यहाँ से लेके मेरे माइन एंट्रेंस की दूरी जो है तो कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा कितना भी दूर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी गैलरी में किसी भी कोलसीम में गैलरी की मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है? 4.2 मीटर, 4.8 मीटर, 4.6 मीटर, 4 मीटर। तो 4.8 मीटर जो है तो रेगुलेशन के अनुसार गैलरी की विड्थ मैक्सिमम आप इतनी रख सकते हो, है ना। और गैलरी की हाइट मैक्सिमम 3 मीटर तक अपन रख सकते हैं। कन्वर्जेंस के समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है अलार्म बजाने के लिए? पुल कोड स्विच, ऑटो वन, टेल टेन, डेप्थ इंडिकेटर, या इनमें से कोई नहीं? पुल कोड स्विच का तो इस्तेमाल होता है बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में कि उसको कहीं से भी पूरे कन्वेयर बेल्ट को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एक झटके में, ठीक है। और डेप्थ इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है वाइंडिंग में, और ऑटो वन टेलटेल का इस्तेमाल होता है एज अ कन्वर्जेंस रिकॉर्डर अलार्म बजाने के लिए, कन्वर्जेंस के केस में। तो बी इज द राइट आंसर। डिप्लरिंग के समय द पिलर शैल बी स्प्लिटेड अप टू मैक्सिमम डैश स्ट्रोक्स। डिप्लरिंग के समय जो है तो पिलर्स को हम मैक्सिमम कितने स्ट्रोक्स में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? मैक्सिमम तो 2, 4, 3, या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम आप एक बार में 4 स्ट्रोक्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना, पिलर्स को। इस प्रकार से पिलर है, ये ये ऐसे कर लोगे। एक, दो, तीन, चार। तो 4 पिलर्स में 4 स्ट्रोक्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। While caving method of deplering, what is maximum area that can be left to be caved to reduce air blast? अब देखिए हम क्या करते हैं जब केविंग मेथड करते हैं, ठीक है, डिप्लरिंग करते समय जब केविंग मेथड करते हैं तो उस समय आपका जो मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है कि यार ठीक है हम डिप्लरिंग करते जा रहे हैं लेकिन केविंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब केविंग नहीं हो रहा है तो अगर बहुत बड़ा एरिया आपका छूट गया, आपने पिलर एक्सट्रैक्ट करते करते यहाँ तक आ गए और इतना एरिया एकदम हवा में लटक रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। अब मान लो जब भी ये गिरेगा, जब भी ये गिरेगा तो ये इतना बड़ा एरिया है कि भाई जब भी गिरेगा तो पूरा का पूरा इसके नीचे जो हवा भरी होगी वो धड़धड़ा के इधर भागेगी बहुत तेजी से, मशीन वशीन, और भागेगी तो मशीन वशीन सब उड़ा देगी, क्योंकि कंफाइंड प्लेसेस रहते हैं हमारे अंडरग्राउंड माइंस में। तो उस केसेस में आपका ये बोलता है कि अपन का एक मतलब फिक्स कर दिया रेगुलेशन में कि यार इससे बड़ा एरिया नहीं होना चाहिए, है ना, इससे एयर ब्लास्ट को हम जो है तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए करते क्या है कि भाई सीधे सीधे यहाँ पे इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कर देते हैं, यहाँ पे सीधे ड्रिल करके होल मार के, है ना, और ब्लास्टिंग कर देते हैं। तो अब ये पोर्शन, ये इतना हिस्सा अब जो है तो सेपरेट हो चुका है। फिर इधर 90 मीटर स्क्वायर का जैसे ही आंसर बता दिया, 90 मीटर स्क्वायर का एरिया जैसे ही होता है फिर से हम कर देते हैं इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग। अब गिरता रहा, ये थोड़ा थोड़ा पत्थर गिरेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी ब्लास्टिंग की जाती है एयर ब्लास्ट को रोकने के लिए? सॉलिड ब्लास्टिंग, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग, डीफॉल ब्लास्टिंग, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन वायलेंट बर्स्ट of a large quantity of coal from pillars and may be accompanied by release of large quantity of gas is known as। मतलब कि जब एकाएक आपका कोल पिलर्स जो है तो एकाएक मतलब जब फूट के बाहर आ जाता है, ठीक है, और उसमें से ढेर सारी क्वांटिटी में गैसेस निकलती हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर्स, या बम्प, या कन्वर्जेंस, या कुछ नहीं? तो इसको क्या कहा जाता है? बम्प कहा जाता है। एंकरेज टेस्टिंग में कितने परसेंट रूफ बोल्ट्स में अपन जो है तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं? 2%, 1%, 10%, 4%? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1% रूफ बोल्ट्स में। एंकरेज टेस्टिंग जो है तो किसके सुपरविजन में होना चाहिए? ओवरमैन, माइनिंग सरदार, रीजनल इंस्पेक्टर के सुपरविजन में, या फिर असिस्टेंट या अंडर मैनेजर के सुपरविजन में होना चाहिए? तो एंकरेज टेस्टिंग असिस्टेंट या फिर अंडर मैनेजर के सुपरविजन में होना चाहिए। रूफ बोल्ट में जो नट यूज होता है
उसका शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल, स्क्वायर, सर्कुलर या फिर कोई सा भी नहीं। तो हेक्सागोनल शेप का होता है। छोटा मोटा क्वेश्चन है, देखे ही होंगे माइंस में। इन वाटरी कोल सीम ग्राउटेड रूफ बोल्ट शुड बी यूज्ड। वाटरी कोल सीम में ग्राउटेड रूफ बोल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन वो ग्राउटेड किस चीज से हम ग्राउटिंग करते हैं, रेजिन से करते हैं, सीमेंट से करते हैं, दोनों से करते हैं, किसी से नहीं। मतलब कि भाई रूफ बोल्ट, बोल्ट तो डाल दिया रूफ में, रूफ में बोल्ट तो डाल दिया, अब ये होल तो इस तरीके से है ना, खाली है ना, डाल दोगे खट्टा से फिर नीचे गिर जाएगा। तो इसको मतलब अच्छे से हम क्या कर दें, कुछ ऐसा मटेरियल डाल दें, सीमेंट उमेंट डाल दें, ताकि ये यहाँ पे जम जाए। तो इसको बोलते हैं ग्राउटिंग करना। तो ये जो ग्राउटिंग कर रहे हैं, ग्राउटिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं वाटरी कोल सीम्स में, तो वाटरी कोल सीम्स में ग्राउटिंग मटेरियल हमारा होता है रेजिन, रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। द बोल्ट शुड टेक 8 to 10 लोड इन डैश आवर। कितने घंटे में जो है तो आपका रूफ बोल्ट 8 से 10 टन का लोड ले लेना चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर आपका रूफ बोल्ट जो है तो 8 से 10 घंटे, 8 से 10 टन का लोड ले ले, तो उससे बेटर तो कुछ है नहीं। रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है, रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है ये ध्यान में रखिएगा, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो रूफ बोल्ट का डाया होता है 22 mm, ठीक है, 22 mm जो है तो रूफ बोल्ट का डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ बोल्ट किस प्रकार का सपोर्ट है, मतलब कि रूफ बोल्ट अब अगर हम करते हैं, देखिए सपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव सपोर्ट, एक होता है पैसिव सपोर्ट। जो एक्टिव सपोर्ट होता है वो अपने ऊपर पूरा लोड लेता है, जो पैसिव सपोर्ट होता है वो लोड को पूरा नीचे ट्रांसफर कर देता है, कहीं और ट्रांसफर कर देता है ना। वो समय समय पर जो है तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो भी लोड आता रहता है उसको वो ट्रांसफर करता रहता है। सीधी सी बात इतना याद रखना, एक्टिव और पैसिव में अगर डाउट है, ज्यादा नहीं याद रख पाते हो तो बस इतना से याद रखो, एक्टिव मतलब जो तुरंत ही अपने ऊपर पूरा लोड ले ले, है ना, और कहीं ट्रांसफर नहीं करता, खुद ही लोड लिए पड़ा है। पैसिव मतलब ये हो जाता है कि वो लोड ले रहा है, लेकिन ले तो खुद ही रहा है, बट वो किसी और जगह पे ट्रांसफर करता है उस लोड को, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो हाँ, यहाँ पर आपका जो है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रॉप सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉप लगाता हूँ तो प्रॉप के ऊपर ऊपर से लोड आ रहा है, अब ये क्या करता है, इस लोड को जो है तो यहाँ पे जमीन पे ट्रांसफर करता है। भाई इसके ऊपर जो लोड आता है तो ये अपने बॉटम पोर्शन से नीचे की तरफ भेजता है, इसके ऊपर लोड लगा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लोड आया तो ये इसके ऊपर लोड लगाएगा, फ्लोर के ऊपर, है ना। रूफ से अगर लोड आता है तो इसको ये कहाँ लगाता है, सीधे फ्लोर की तरफ लगाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव सपोर्ट, ठीक है। और अपन का जो रूफ बोल्ट है वो एक्टिव सपोर्ट है, वो तुरंत ही पूरा लोड ले लेता है अकेले, वो कहीं भी ट्रांसफर वांसफर नहीं करता है। अगला है, इनमें से कौन सा सपोर्ट जो है तो टेलीस्कोपिक सपोर्ट है। टेलीस्कोपिक मतलब टाइप का होता है, रूफ बोल्ट, हाइड्रोलिक प्रॉप, कॉग या फिर वुडन प्रॉप। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप सिंपल सी बात याद रखिए, नहीं समझ में आता है तो टेलीस्कोप तो आपको पता ही होगा, सुने ही होगे बचपन में, भाई ऐसा कुछ होता है सिस्टम, है ना, टेलीस्कोप होता है। फिर इसमें से एक छोटा सा निकलता है, फिर इसमें से भी एक छोटा सा निकलता है। तो ये आपका टेलीस्कोप टाइप का, टेलीस्कोप ऐसे ही ना होता है। अब ये इनमें से कौन होगा, रूफ बोल्ट में ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है नहीं, कॉग में नहीं, वुडन प्रॉप में नहीं, इसमें देखने को मिलता है हाइड्रोलिक प्रॉप में। सिंपल बात है, देखेंगे आज हाइड्रोलिक प्रॉप दिखाऊंगा मैं कितना तगड़ा होता है। गिवन S is the setting load and Y is the yield load of a hydraulic prop, the correct relationship is, S क्या है आपका सेटिंग लोड है, और Y जो है तो यील्ड लोड है, मतलब जो लोड लिया जाता है। देखिए सेटिंग लोड और यील्ड लोड इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जो है तो ध्यान में होना चाहिए कि सेटिंग लोड क्या होता है और
यील्ड लोड क्या होता है? सेटिंग लोड, जो लोड आपको दिया जाता है, मतलब कि जो प्रॉप को जो लोड दिया जाता है कि हाँ भाई तू इतना प्रेशर लोड हम तेरे को दे रहे हैं ताकि तू अपना जो है तो सेट हो जाए, ठीक है। मतलब रूफ को सपोर्ट करने के लिए उसको उतना लोड हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं, उसको उतने अच्छे तरीके से सेट कर दे रहे हैं, तो वो सेटिंग लोड हो गया। फिर उसके बाद जो लोड उसके ऊपर आता है, जो लोड उसके ऊपर आता है उस लोड को बोलते हैं यील्ड लोड। और वो मैक्सिमम उस लोड तक वो झेल ही पाता है। यील्ड लोड से ज्यादा अगर लोड आता है उसके ऊपर तो वो वहां पे इलास्टिसिटी शो करने लगेगा, बेंड होने लगेगा, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सेटिंग लोड क्या आपका यील्ड लोड से कम होता है? सेटिंग लोड यील्ड लोड से कम होता है या फिर ज्यादा होता है या इसके बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सेटिंग लोड हमेशा यील्ड लोड से कम होता है ना। सेट करने के लिए ज्यादा लोड हम नहीं देते हैं, लेकिन जब आपका लोड आने लगता है रूप से तो वो लोड ज्यादा होता है। मैक्सिमम रेटिंग ऑफ लेयर थिकनेस इन आरएमआर इज, आरएमआर में मैक्सिमम रेटिंग जो है लेयर थिकनेस की वो कितनी है? 20, 25, 30, 35? तो इसका करेक्ट आंसर है 30। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ मॉक टेस्ट डिस्कशन के, वहां पे डिटेल में पूरा एक एक चीज बताया हूँ आरएमआर का, है ना। लेयर थिकनेस मॉक टेस्ट डिस्कशन में बहुत कुछ चीजें तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका हूँ आपके। द कॉन्ट्रवेंशन फाउंड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, अब मान लीजिए माइंस में कोई इंस्पेक्टर जो है तो आया, उसको कोई गड़बड़ी मिली, इंस्पेक्शन किया, गड़बड़ी मिली, तो आपके माइंस में वो जो है तो कॉन्ट्रवेंशन की एक लिस्ट तैयार करता है। अच्छा ये बताइए कौन से फॉर्म में जो है तो वो कॉन्ट्रवेंशन जो भी उसको मिलते हैं, जो भी उसको कमियां नजर आती है, कौन से फॉर्म में वो लिखता है? कौन से फॉर्म में वो लिखता है जो भी उसको माइंस में कमियां नजर आती हैं, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड पे उसको कितने दिन के लिए का, मतलब जिस दिन भी उसकी एंट्री होती है, जिस दिन भी वो उस फॉर्म में एंट्री करेगा, तो उसके कितने दिनों के भीतर जो है तो नोटिस बोर्ड में उसको शो कर देना है? 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, या फिर नन ऑफ द अबाउ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 दिन। 1 दिन के भीतर भीतर उसको नोटिस बोर्ड पे लगा देना। कितने दिन के लिए लगाएंगे? फॉर्म 6। वेरी गुड, फॉर्म नंबर 6 में जो है तो एंट्री करता है। The pointed out contraventions shall be displayed on the notice board for a period of not less than dash days. ले लो आ गया अगला क्वेश्चन कि भाई कितने दिन के लिए लगाएंगे? 7 दिन, 15 दिन, 3 दिन, या इनमें से कोई नहीं? तो कम से कम 15 दिन के लिए जो है तो उसको लगा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर शैल रिटर्न द कॉपी ऑफ कॉन्ट्रोवेंसेस टू द चीफ इंस्पेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ डैश डेज along with the remarks। अब बोलता है कि जो मैनेजर है माइंस का, वो जो भी कॉन्ट्रवेंशन हुए उनको सुधारेगा और फिर उसको जो है तो उस इंस्पेक्टर को या चीफ इंस्पेक्टर को जो है तो उसको उतने दिनों के भीतर उसकी कॉपी जो है तो फिर किसको भेजना है? वापस से चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है। और ये बताएगा कि सर हमने रिमार्क्स भी देगा, है ना। ये भी रिमार्क्स में ये लिखेगा कि हमने ये चीजें जो आपने कही थी ये हो गई हैं, और इन चीजों का जो और भी जो चीजें बची हुई हैं, जो कमियां थी, उनको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो जो है तो कितने समय के भीतर भीतर उसको ये काम भी करना रहेगा? तो कितने समय के भीतर ये सारे काम करने हैं? 15 दिन के भीतर, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर को भेज देना है नोटिस, उसकी एक कॉपी कॉन्ट्रवेंशन की। अब फॉर्म 6 जो है कितने समय तक जो है तो माइंस ऑफिस में रखा जाता है? उसकी लाइफ क्या है फॉर्म 6 की, जो जिसमें की एंट्री कर रहा है, उसकी लाइफ क्या है? तो उसमें जिस दिन भी लास्ट एंट्री होती है, जिस दिन भी लास्ट एंट्री होती है, उस लास्ट एंट्री से अगले 3 साल तक उसको आपको अपने माइंस ऑफिस में रखना, उसके बाद ही आप उसमें आगी ताप सकते हो ठंड के मौसम में।
The register of the entries of the contraventions can be removed from the office before 3 years by taking permission in writing by। अब जो कॉन्ट्रावेंशन का रजिस्टर है उसको जो है तो आप ऑफिस में से कभी भी हटा, मतलब 3 साल के पहले ही अगर हटाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब दो किन्हीं दो सेक्शंस या दो सीम्स में, है ना, जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है कितने मीटर से कम होने पर आपको चीफ इंस्पेक्टर के, आप उन दोनों सीम्स और सेक्शंस में जो तो चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन के बिना काम नहीं कर सकते हो। तो वो डिस्टेंस कितनी है? अगर वो दोनों सीम्स 3 मीटर के भीतर है एक दूसरे के, या 9 मीटर के, या फिर 10 मीटर के, या 15 मीटर के, तो 3 मीटर अगर उनके बीच की डिस्टेंस है, 3 मीटर ना, नहीं 9 मीटर, कंटिन्यूअस सीम है, सॉरी, है ना। तो कंटिन्यूअस सीम अगर है, कंटिन्यूअस सीम्स में आपको किससे परमिशन लेनी पड़ती है? चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब दो सीम्स या सेक्शंस में अगर एक साथ काम चल रहा है तो उनमें जो पिलर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे, जस्ट ऊपर नीचे होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपके सीम का इंक्लिनेशन ज्यादा है तो उस केस में अपन जो है तो ऐसा करना जरूरी नहीं समझते हैं, ऐसा करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर नीचे पिलर्स हो, गैलरीज हो, ऐसा करना जरूरी नहीं रहता। तो आखिर कितने डिग्री से ज्यादा का अगर इंक्लिनेशन होने पर ऐसा करना जरूरी नहीं रहता है? तो 30 डिग्री से ज्यादा का इंक्लिनेशन होने पर ऐसा करना जरूरी नहीं रहता है। The parting left between any two seams or sections shall not be less than dash meter thickness at any place। जो पार्टिंग है दो सीम्स और सेक्शंस की बीच की, है ना, मतलब कि अब भाई दो सीम्स दो सीम्स में अपन काम कर रहे हैं, है ना, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब काम करते करते मान लो मैंने इतना एरिया कवर कट कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इतनी ऊंची गैलरी हो गई, लेकिन फिर भी, और इसका नीचे नीचे चलता चला जा रहा है, इसका नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए कभी भी? तो कभी भी 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इनके बीच का डिस्टेंस। No work of extraction or reduction of pillars shall be conducted at any point within dash meter of any railway or any public work। पिलर्स का एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन ऐसी जगह पर नहीं करना है जहां से रेलवे या पब्लिक वर्क की दूरी कितने मीटर के भीतर है? तो कितने मीटर के भीतर है? 60 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर, या 20 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर है 45 मीटर। According to which regulation chief inspector may give order in writing requiring constructing protective works in the below ground or on the surface within a time period? किस रेगुलेशन के अनुसार जो है तो चीफ इंस्पेक्टर जो है तो प्रोटेक्टिव वर्क जो है तो बिलो ग्राउंड हो चाहे सरफेस में हो, वहां पर प्रोटेक्टिव वर्क्स का अरेंजमेंट करने के लिए बोल सकता है? 121 में, 120 में, 122 में, या किसी में नहीं? तो किस रेगुलेशन के अनुसार यह कह सकता है? रेगुलेशन नंबर 120 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन कास्ट वर्किंग में कोई भी वर्किंग जो है तो डैश माइन बाउंड्री के कितने मीटर के भीतर कोई भी वर्किंग नहीं होनी चाहिए?
6 मीटर, 7.5 मीटर, 7 मीटर या 6.5 मीटर, तो 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर माइन रूल केम इनटू फोर्स? माइन रूल कब से, कौन से साल से जो है तो लागू हुआ है? 1952, 1955, 1957, 1985, 1955। माइन रूल किसके द्वारा बनाया गया? लेबर मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है तो कभी भी पढ़िए ना तो ध्यान से पढ़िए। पहली चीज, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया है तो कौन बनाता है? कौन बनाता है? कल एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे, उन्होंने ऑप्शंस दिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ फलाना रिकाना, ये सब। सॉरी। व्हाट्सएप पे कि सीएमआर 2017 जो है तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन देके लागू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो अब अगर आप इसमें जो है तो लेके बैठे रहो मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होता है एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो है तो वर्करों के लिए नियम कानून बनाता है। अब अगर आप ये सोचोगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये तो डीजीएमएस है, तो नहीं यार, डीजीएमएस तो अलग है। डीजीएमएस अलग है, कोल इंडिया भी अलग है, सीआईएल, ये तो मतलब कि ऐसी बॉडीज हैं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ये नियम कानून लागू करने में मदद करती हैं, काम करती हैं बेसिकली, ये तो काम करती है ना, और ये नियम लागू करने में मदद करती है, नियम लागू करवाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। लेकिन आपकी वो बॉडीज जो कि नियम बनाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डीजीएमएस नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो एक कैबिनेट, कैबिनेट है सीधे सीधे, ठीक है। और ये कैबिनेट कहां होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में ही ना कैबिनेट होता है, तो अल्टीमेटली आंसर तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही हुआ ना। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर इन द कमिटी? कमिटी में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो है तो कितने साल का टाइम पीरियड रहता है, उससे मतलब इतने समय तक वो लोग कमिटी में जो है तो काम करेंगे। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, तो 3 साल रहता है उनका, ठीक है, ऑफिस का टाइम पीरियड। बाय हुम इज द चेयरमैन अपॉइंटेड इन द कमिटी? कमिटी में चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेबर मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल, या फिर स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। If the chairman wants to resign in the committee, then to whom will he give his resignation? हाँ, अगर चेयरमैन जो है तो कमिटी से रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? मिनिस्ट्री ऑफ कोल को, लेबर मिनिस्ट्री को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। What should be the minimum number of members in the committee for the meeting? मीटिंग के लिए कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 1 फरवरी से 31 दिसंबर, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 दिसंबर से 31 जनवरी?
कुछ भी देख देता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आईएमई का फुल फॉर्म इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएमई का फुल फॉर्म पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने साल में पीएमई होना चाहिए? हर 5 साल में। 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हर 3 साल में। The Sardar or other competent person shall do the examination of the mine or district assigned to him within dash hours before the commencement of the work in the shift. शिफ्ट में काम स्टार्ट होने के पहले कितना समय पहले जो है तो सरदार या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट होना है उसके कितने घंटे के भीतर जो है तो उसने इंस्पेक्शन जाके इंस्पेक्शन करेगा। शिफ्ट काम स्टार्ट होने के कितने घंटे के भीतर, होने के पहले कितने घंटों के भीतर जो है तो कम से कम 2 घंटे। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है भाई इसी से रिलेटेड कि सरदार या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो हर एक माइंस का इंस्पेक्शन, माइन या माइंस के डिस्ट्रिक्ट का जो भी इसको असाइंड पार्ट है, तो जब शिफ्ट चल रहा होता है बीच शिफ्ट के बीच में जो है तो कितने समय में, हर कितने समय में जो है तो इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है। तो हर 2 घंटे में या 4 घंटे में या 3 घंटे में, तो हर या 1 घंटे में, या फिर हर आंसर होगा हर 4 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द सरदार शाल पे अटेंशन टू ओवरहैंग्स, अंडरकट्स, प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन materials or trees etc within dash meter of the edge on the top of the quarry। 1 meter, 3 meter, 2 meter या 6 meter। बेसिकली पूछ रहा है कि ओपन कास्ट वर्किंग से केस में जो सरदार है वो जो है तो जो एज है आपके बेंच का उसके कितने मीटर के भीतर जो है तो ये सारी चीजें चेक करेगा। ओवरहैंग्स, अंडरकट्स, लूज स्टोन का प्रेजेंस, मटेरियल्स का प्रेजेंस या फिर ट्रीज का प्रेजेंस कितने मीटर के भीतर, तो 3 मीटर के भीतर सारी चीजें चेक करेगा। ठीक है। हर एक राउंड के शॉट्स के बाद, मतलब कि अगर शाफ्ट में आप जो ब्लास्टिंग कर रहे हो तो एक राउंड जब आप शॉट फायरिंग कर लेते हो तो उसके उसके बाद जो है तो कितने घंटे के बाद जो है तो आपको जो है तो शाफ्ट के साइड्स को जो है तो इंस्पेक्ट करना है, एग्जामिन करना है, और जितने भी लूज पीस हैं, ठीक है, मतलब कि पर्सन वर्कर्स जो है तो जितने भी लूज पीस हैं तो क्लास नहीं करनी, ऊपर से चैपों करना है। जितने भी लूज पीस हैं तो इसके पहले कि आप वर्कर्स को जो है तो अलाउ करो अंडरग्राउंड मतलब शाफ्ट में फिर से जाके काम करने के लिए, तो आपको जो है तो हटाना चाहिए। ठीक है। तो ये कितने घंटे के की बात कर रहा है बेसिकली यहाँ पे? 1 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है शॉर्ट फायरिंग की, ये 4 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है उसके बाद ये काम करने आपको, तो 2 घंटे से जब ज्यादा समय हो जाता है तब आपको ये काम करने हैं। ठीक है। शॉर्ट फायरिंग के बाद कम से कम 2 घंटे का समय देना है। विच रेगुलेशन गेट्स अप्लाइड वेयर द डेंजर अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस? अगर कहीं पर इन्फ्लेमेबल या नॉक्सियस गैस मिलता है तो कौन सा रेगुलेशन जो है तो आपका अप्लाई हो जाता है? 171, 166, 169 या फिर 138? तो आपका कौन सा रेगुलेशन अप्लाई हो जाता है? 166 अप्लाई हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। विच रेगुलेशन गेट्स अप्लाइड वेयर द प्रेजेंस ऑफ स्मोक और अदर साइंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग राइजर्स? अब मान लीजिए कहीं पे स्मोक या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है तो आपको समझ में आती है, इसके साइंस मिलते हैं, तो उस केस में कौन सा रेगुलेशन अप्लाई हो जाता है? 166, 138, 170 या 130? तो 138 रेगुलेशन जो है तो अप्लाई हो जाता है। What should be the minimum width of the ledge of for footpath for a person to be allowed to work at a height?
अब मान लीजिए किसी वर्कर को जो है तो हाइट पे काम करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे काम करना है, तो उसको जो है तो हाइट पे काम करने की परमिशन तभी दी जाती है कि जिस छज्जे पे, जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा होकर काम करेगा, जिस छज्जे पे या फुटपाथ पे खड़े होकर काम करेगा, उसकी चौड़ाई उतने मीटर होनी चाहिए। तो कितने मीटर होनी चाहिए? 1 मीटर, 1.5 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, 0.5 मीटर की, या इनमें से कोई नहीं, तो 1.5 मीटर की चौड़ाई कम से कम होनी चाहिए। तो वहां पर उसको काम करने की परमिशन, उस केस में हाइट पे काम करने की परमिशन दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी बेल्ट, गार्ड रेल्स, फेंस या फिर रोप जो है तो कितने मीटर से ज्यादा हाइट पर काम करने पर वर्कर को प्रोवाइड कराना है? 1 मीटर, 1.8 मीटर, 3 मीटर या 2 मीटर से ज्यादा हाइट पर काम करने पर? तो 1.8 मीटर से ज्यादा की हाइट पर काम करने पर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। जितने भी वर्कर्स को हाइट पर काम करने की परमिशन दी जाती है, वो अपने साथ क्या लेके जाएंगे? सेफ्टी कैचेस, या फिर उनको क्या देना है? सेफ्टी कैचेस, सेफ्टी बेल्ट, या फिर मिथेनोमीटर, या फिर इनमें से कोई? सेफ्टी बेल्ट दे देना है। लास्ट क्वेश्चन है, a dash of adequate strength and design shall also be provided immediately below every working place for persons falling from height at falling from height falling from working at heights। अब देखिए बोलता है कि अगर कोई बंदा जो है तो हाइट पे काम कर रहा है, तो अगर उसका गिरने का मतलब, अगर वो गिरता है तो उसको बचाने के लिए जो है तो उसके जस्ट नीचे एकदम अच्छा मजबूत और अच्छी डिजाइन का आप क्या चीज प्रोवाइड कराओगे उसके जस्ट नीचे, ताकि वो गिरे तो बच सके? सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड कराओगे अलग से, या सेफ्टी नेट, या सेफ्टी रॉप्स, या प्लेटफॉर्म? सेफ्टी नेट दे दो यार, गिरेगा धड़ाम से मस्त उसमें झूलता रहेगा, है ना। तो ये था आपका टेक्निकल का क्वेश्चन। मैं